नमस्कार, हाजिर हूँ एचबी रिपोर्टर लाइव लेकर और चर्चा करेंगे कर्नाटक पर। हमारे साथ है रोमिंग रिपोर्टर। सर नमस्कार। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सियासत की एक और चर्चा पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की भार ग्रहण करेंगे। हमारा प्रश्न है कि कौन है सिद्धरमैया, क्या है पॉलिटिकल जर्नी, कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, इन तमाम बातों को जानेंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि कर्नाटक के सियासत पर किस तरीके का चैलेंज झेलना पड़ सकता है। ये जो पूरी डेवलपमेंट है, चुनाव जीतना, जी मुख्यमंत्री का चयन, डिप्टी सीएम का चयन, ओपोजिशन के तौर पर कांग्रेस का आना, ये किसी भी चीज को अभी हम अकेले में नहीं देख सकते। आइसोलेशन में किसी भी घटना को नहीं देख सकते, क्योंकि भारतीय राजनीति, भारतीय सियासत इस दौर से गुजर रही है। इस सभी घटनाओं को इंटरकनेक्ट कर कर देखना ठीक रहेगा। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आज जो चर्चा हम लोग करेंगे, सीतारमैया कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो शपथ ग्रहण होना है वो कैसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और आपने जो कहा चैलेंजेस, उसके बारे में भी जी चर्चा करेंगे। तो जल्दी जल्दी इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि सीतारमैया कौन है जो कल फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे कर्नाटका की। देखिए, बड़े नेता है और साउथ के बड़े नेता हैं, कांग्रेस में एक बड़ा नाम है और करीब 42 सालों के आसपास का इनका सियासी मतलब करियर है, राजनीतिक करियर है और एक्सपीरियंस है, तजुर्बा जो कहा जाए वो करीब 42 सालों के आसपास का है। कई पार्टी में रहे हैं। जब कई पार्टी में ये रहे हैं तो कई नेताओं के साथ इनका ताल्लुकात रहा है। उसके वजह से इनका तजुर्बा बहुत रहा हुआ, एक्सपोजर बहुत मिला। दूसरा, सरकार चलाने का भी अनुभव इनका है। बहुत सारे मंत्रालय को इन्होंने हेड किया है। तो ये सारे चीज हैं सिद्धारमैया के साथ, और ग्राउंड लीडर जी माने जाते हैं। समाजवादी चेहरा है, समाजवादी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हैं इनके साथ सिद्धारमैया के साथ। तो इस परिप्रेक्ष्य में और थोड़ी से उसको प्रिसाइज में समझ ले कि सीतारमैया, जिनको सिद्धू नाम से पॉपुलर है, जाना जाता है। 3 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ था मैसूर के वरुणा हुबली में। माफ कीजिएगा। मैसूर के वरुणा हुबली में 3 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ था और ये कुरुबा गौड़ा कम्युनिटी यानी समुदाय से आते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो उतनी उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन इन्होंने बीएससी और एलएलबी किया है, यानी लॉ की डिग्री इनके पास है। और जब ये लॉ कर रहे थे तभी इनको स्पॉट कर लिया गया, इनकी पहचान कर ली गई कि इनमें पॉलिटिशियन के, राजनीति सियासतदान के गुण हैं और पॉलिटिकल कैरियर इनका हो सकता है, जब ये एलएलबी कर रहे थे। तो जब इन्हें स्पॉट किया गया और ये राजनीति करियर इनका शुरू हुआ, और पहली बार मैसूर के ही चामुंडेश्वरी कंस्टिट्यूएंसी से 1983 में ये भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनकर विधानसभा में आए। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनके जर्नी में, सिद्धारमैया के जर्नी में, आप बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, अब उनका तो तजुर्बा है बहुत रिच आए। तो जब इनकी पहली पार्टी आप बोल सकते हैं कि भारतीय लोक दल थी, उसके बाद ये जनता पार्टी में रहे और रामकृष्ण हेगड़े, जो एक बड़ा जी ही नाम था कर्नाटका का, बड़े खासे मुख्यमंत्री जब थे ये, तो उनके मुख्यमंत्री काल में भी इन्होंने कई मंत्रालय को संभाला था सिद्धारमैया ने। तो ये यहाँ तक इनका एक जर्नी था। उसके बाद एक मेन चेंजेस आया 1992 में, जब ये जनता दल के सेक्रेटरी जनरल
चुने गए। और उसी दौरान एचडी देवेगौड़ा ने, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने जनता दल ज्वाइन किया था। तो ये एक बात था, एक पड़ाव है इनके जर्नी का। फिर ये 1996 में जब जेएच पटेल मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, तो सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बने थे 1996 में। एक पड़ाव और है। फिर जब जनता दल का स्प्लिट हुआ और जनता दल सेकुलर बना, जो देवगौड़ा फैक्शन, जी मतलब देवगौड़ा ने बनाया, तो वो फिर देवगौड़ा के साथ आ गए। लेकिन ये 1999 का चुनाव भी हार गए थे। तो कहने का मतलब है, जब भारतीय लोकदल, उसके बाद जनता दल, फिर जनता दल सेकुलर, तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि इनका थोड़ा समाजवादी कैरेक्टर रहा है। उनकी सोच, विचारधारा उस तरह से रही है। फिर 2005 में देवगौड़ा से इनका मनमुटाव और डिफरेंसेस सामने में आया और ये पार्टी से, जेडीएस से एक्सपेल कर दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। और 2005 में, और यहाँ से इनका राजनीतिक करियर जो है एक नई दिशा की ओर चला। और फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया 2000, उसी के आसपास सोनिया गांधी के उपस्थिति में। इसीलिए इनको सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के करीब भी देखा जाता है। लेकिन जी कहने का मतलब है कि जब 2005 के बाद, जब जब एक्सपेल्ड हो गई है जेडीएस से, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और कांग्रेस, वो जो ज्वाइनिंग था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो समारोह, काफी बड़ा समारोह हुआ था। और सिद्धारमैया एक मास लीडर के रूप में इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इनका जो समारोह होता है वो काफी बड़ा होता है। अभी उन्होंने अपने उम्र के 75वें पड़ाव पर 3 अगस्त 2023 को फंक्शन किया था, बर्थडे सेलिब्रेशन था, जिसको सीतारमैया महोत्सव के नाम से जाना गया। और कहा जाता है कि इसमें करीब करीब 16 लाख लोगों से ज्यादा ने शिरकत की, उस समारोह में शामिल हुए। तो पॉलिटिकल बातें भी उसके लिए हैं, क्योंकि वो अपना स्टैंड दिखाना चाहते थे, ऐसा ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा तात्पर्य वो नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इनका बेस है, इनकी पहुंच है, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, और इनकी पहुंच है, सभी के से लोगों से इनका मिलना जुलना रहा है। खैर, अब जो बात है कि जब इन्होंने 2005 के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 2006 के बाईपोल में चामुंडेश्वरी से ये फिर चुनाव जीतते हैं, फिर चलता रहा। लेकिन 2013 में वरुणा कंस्टिट्यूएंसी जो मैसूर का ही है, वहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं। और 2013 से लेकर के ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवराज अश, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कहा जाता है कि यही है जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल पूरे किए। तो 2013 से 2018 तक का जो पीरियड था, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, कांग्रेस के। और इन्होंने 5 साल पूरा किया था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा था उस वक्त कि ये वो मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अभी भी वो चुनाव जी लड़े, अभी भी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है उसको लेकर के कि 2018 में वरुणा सीट इन्होंने छोड़ दी। 2013 में तो इन्होंने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, जी लेकिन फिर से 2018 में चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन उस वरुणा सीट से नहीं। वरुणा सीट इन्होंने छोड़ दी अपने बेटे के लिए, और ये चामुंडेश्वरी और बादामी 2 जगहों से लड़े 2018। और बादामी से इनकी जीत हुई, चामुंडेश्वरी में इनकी हार हो गई थी। और बादामी से
इन्होंने चुनाव जीता था। तो 2018 हो गया, उसके बाद फिर वो आए, जेडीएस से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर वो सरकार चली नहीं। फिर अभी उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा वरुणा से और जीत गया है। इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव जो 2013 का है, वो ये इसलिए है क्योंकि इनके ही नेतृत्व में और इनकी बड़ी भूमिका के साथ जो 2013 का चुनाव हुआ था कर्नाटक विधानसभा के लिए, उसमें जी। कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी आउट ऑफ 224 और 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो एक समाजवादी विचारधारा के माने जाते हैं। तो देखा जाए अभी तक जो इनका पॉलिटिकल कैरियर है, उसको मोटे तौर पर इन्होंने 12 बार कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 9 बार इनकी जीत हुई और 3 बार ये हार गए। पीरियड के बहुत सारे मंत्रालय में इन्होंने की जिम्मेदारी निभाई, जिसके वजह से उनका अनुभव बहुत है, प्रशासनिक अनुभव अच्छा है। 2 बार ये डिप्टी सीएम रहे। कर्नाटक के उप उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार इनका कार्यकाल रहा है। एक पीरियड 96 से 99 तक का था और दूसरा 2004 से 2005 तक का था। और एक बार और इनका जो एक बहुत बड़ा कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में जब भी चर्चा आएगा कि वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरा किया था, तो देवराज के बाद ये सिद्धारमैया का भी जिक्र होगा, जो उन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये पॉलिटिकल कैरियर का हो गया। विवादों में भी रहे हैं, इन पे करप्शन की चार्जेज रही है। कर्नाटक लोकायुक्त ने तकरीबन 60 से ज्यादा बार इन पर आरोप लगाया और अभी भी जो चार्जेज है वो करीब 50 से ज्यादा चार्जेज है कर्नाटक लोकायुक्त। तो ये है सीतारमैया का जो पॉलिटिकल कैरियर। अभी हमारा समय हो गया है एक छोटा सा एड ब्रेक का। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एचबी रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम के इंफॉर्मेशन वरियर हैं गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस कॉलेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। और जैसा कि सर आपने बताया कि 75 साल के सिद्धारमैया जी है, 42 साल का इनका एक्सपीरियंस है राजनीति के क्षेत्र में और समाजवादी विचारधारा के। मगर अभी आने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेने के बाद वहां की जो चैलेंजेस है उनको भी हम जानेंगे। देखिए, अभी अभी जो चैलेंज है सिर्फ कर्नाटक चलाने का चैलेंज नहीं। आप ऐसा मत समझिए कि मेरी अपनी समझ है कि बस ये लोग आएंगे और आने के बाद सीधे ये बैन, वो जो बजरंगबली या बजरंग दल बैन या उस तरह की कोई बात करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता है, मैच्योर लीडर है और जी जी, काफी एक्सपीरियंस है हाँ और हाँ, और वो आप सब ऐसा बताएं। कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये मत आप समझिए कि बहुत ही एकदम पॉलिटिकल पटाखे फूटने लगेंगे सियासी पटल पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी कांग्रेस को खड़ा करने की है एज ए नेशनल। तो ये दूरी होने जा रहे हैं ये साउथ में और एक पिलर होने जा रहे हैं भारत में कांग्रेस के लिए। इनको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है कांग्रेस के लिए। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये है, लेकिन जो रोल है, जो दरअसल रोल होगा पर्दे के पीछे, रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, पार्टी को एकजुट करना है। कांग्रेस जो विपक्षी दल हैं, जो बीजेपी से जिनके मतभेद है, जो अलग ढंग से सोचते हैं, उनको इकट्ठा करना है, तभी तो फाइट होगी। और कांग्रेस को खड़ा करना है, तो उन ये भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन बहुत ब्लास्ट अब बम फोड़ू कोई ऐसा चीज आप ना उम्मीद करें सियासत के तौर पे कि ये तुरंत आएंगे और वो सब करने लगे। अभी तो इनको वो सारा जो मैनिफेस्टो में है वो डिलीवर करना है। जी और खास तौर पर इन्होंने ये कहा भी नहीं था कांग्रेस ने कि हम आते ही बजरंग दल और पीएफआई को बैन करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी शांति व्यवस्था और इस तरह के कामों में संलग्न पाई जाएगी,
उन पे हम कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि बैन करेंगे, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था। तो खैर वो अब आगे की बात हो गई। जी जी जी। उसमें बहुत सारे बात हुई, आई गई। कांग्रेस के रिवाइवल के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत मायने रखने वाला है, कि क्योंकि अब भारत की सियासत पर एक नई धुरी बनेगी, जिसमें जिस धुरी पर आप विपक्ष को एक बार फिर से मजबूती से खड़े होते हुए देख सकेंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जानकारी हमारे दर्शकों को भी मिली, कुछ हमें भी मिली, खासकर सिद्धारमैया जी के बारे में, इनके कैरियर को लेके भी हम लोग समझे। चलिए, तो समय हो गया सर इजाजत लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।